हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो सब्जेक्ट आज का हमारा है मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो एमएमआई के आज की इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को इस स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कंप्लीट रीडिंग करनी है तो फ्रेंड्स आपके लिए इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, चाहे वो आपका मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट हो या आपका सीएनसी मशीन हो। तो आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी है। आप वहां पर जाकर सारी पुरानी वीडियोस वॉच कर सकते हैं यदि अभी तक आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन लेते हैं और आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे स्टार लगा लेना। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, यानी कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन आपका है 0.01 mm के बराबर होता है, बी ऑप्शन आपका 0.001 mm के बराबर होता है, सी ऑप्शन आपका 0.001 mm के बराबर होता है और डी ऑप्शन आपका 0.1 mm के बराबर होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट करिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा कि 1 माइक्रोन जो बराबर होता है वो आपका 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो हमारा 1 माइक्रोन होता है वो आपका 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्र चक यानी कि इंडिपेंडेंट चक में लगे कार्य का यथार्थ केंद्रक यानी कि सेंटरिंग की जांच किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर फ्रेंड्स दिया है सेंटर गेज के द्वारा, ऑप्शन बी आपका दिया है बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा, ऑप्शन सी आपका दिया है साइन बार के द्वारा और ऑप्शन डी आपका यहाँ पर दिया है एंगल गेज के द्वारा। यहाँ पर फ्रेंड्स एक ऑप्शन आपका और होना चाहिए जो इसको आप ई कर लीजिएगा और लास्ट होगा आपका डायल गेज द्वारा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन में आपका डायल गेज भी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक बार क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट कर दूं। क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिपेंडेंट चक में यानी कि स्वतंत्र चक में लगे कार्य का यथार्थ केंद्रक की जांच किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए आपका सेंटर गेज के द्वारा करते हैं, ऑप्शन बी आपका जो है बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा करते हैं, ऑप्शन सी हमारा है साइन बार के द्वारा करते हैं और ऑप्शन डी आपका है यहाँ पर एंगल प्लेट। और यहाँ पर आपका एक एक्स्ट्रा आपका यहाँ पर ऑप्शन है जो कि ई है, यहाँ पर लिखा गया है आपका डायल गेज। तो इन 5 में से कौन सा आपका राइट आंसर होगा इसको आप कमेंट कर देना, ये भी ऑप्शन आपका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ई जो मैंने अभी अलग से लिखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इसको देख लीजिए कि इंडिपेंडेंट चक में लगे कार्य का यथार्थ केंद्रक की जांच किसके द्वारा की जाती है, तो वो फ्रेंड्स आपका डायल गेज के द्वारा करते हैं। तो इसको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपके लिए मोस्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल साइज को प्रदर्शित करने वाली वह सरल रेखा जो सीमांतर तथा विचलन का निर्धारण करती है कहलाती है। ऑप्शन ए आपका दे रखा है उसको हम केंद्र रेखा कहते हैं, ऑप्शन बी हमारा दे रखा है माध्य रेखा कहते हैं यानी कि मिडिल लाइन कहते हैं, सी ऑप्शन है जीरो लाइन कहते हैं या डी ऑप्शन है एकांतर कहते हैं या इसी को हम क्लियरेंस के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर जिस स्टूडेंट्स को पता हो आप कमेंट करिए यदि आपने इस टॉपिक को
पढ़ रखा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूं। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मूल साइज को प्रदर्शित करने वाली वह सरल रेखा जो सीमांतर तथा विचलन का निर्धारण करती है कहलाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको हम शून्य लाइन बोलते हैं या इसी को हम जीरो रेखा बोलते हैं। तो आपसे फ्रेंड्स पूछे कि मूल साइज को प्रदर्शित करने वाली वह सरल रेखा जो सीमांतर तथा विचलन का निर्धारण करती है वो हमारी शून्य लाइन कहलाती है, शून्य रेखा कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन है कि किसी अवयव का वास्तविक साइज तथा मूल साइज का अंतर क्या कहलाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि किसी अवयव का वास्तविक साइज तथा मूल साइज का अंतर जो है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए आपका दे रखा है विचलन कहलाता है, यानी कि डेविएशन कहते हैं। ऑप्शन बी आपका दे रखा है सीमांतर या इसी को हम टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। सी आपका दे रखा है छूट जिसको हम अलाउंस के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन आपका दे रखा है अकांतर या इसी को हम क्लियरेंस के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करिएगा कि जो हमारा है किसी अवयव का वास्तविक जो साइज होता है वो मूल साइज का अंतर उसका क्या कहलाता है। तो इसको फ्रेंड्स हम कहते हैं डेविएशन कहते हैं, विचलन कहते हैं। तो किसी अवयव का वास्तविक साइज और उसका मूल साइज का जो अंतर होता है उसको हम डेविएशन के नाम से जानते हैं, यानी कि विचलन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है आपका ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जब दो मिलने वाले अवयवों में ऋणात्मक एकांतर होता है तो यह कहलाती है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जब दो मिलने वाले अवयवों में ऋणात्मक एकांतर यानी कि क्लियरेंस होता है तो यह क्या कहलाती है। ऑप्शन ए आपका फ्रेंड्स पहला है स्लाइडिंग फिट यानी कि सरक फिट के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा है रनिंग फिट। तीसरा आपका ऑप्शन यानी सी दे रखा है, इसको हम बाधा फिट या इंटरफियरेंस फिट के नाम से जानते हैं। डी आपका ऑप्शन है, इसी को हम कहते हैं परिवर्तनीय फिट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो जब दो मिलने वाले अवयवों में एकांतर ऋणात्मक क्लियरेंस होता है तो यह आपका बाधा फिट कहलाती है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा कि क्वेश्चन हमारा था कि जब दो मिलने वाले अवयवों में ऋणात्मक एकांतर होता है तो यह क्या कहलाती है। तो ये आपकी बाधा फिट कहलाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जब छिद्र की साइज को स्थिर करके छिद्र के साइज को बदल कर भिन्न भिन्न प्रकार के फिट प्राप्त किए जाते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको आप फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन आपका है कि जब छिद्र की साइज को स्थिर करके यहाँ पर आपका होना चाहिए शाफ्ट के साइज को बदलकर भिन्न भिन्न प्रकार के फिट प्राप्त किए जाते हैं तो यह क्या कहलाता है। पहला आपका ऑप्शन है शाफ्ट बेस सिस्टम, दूसरा हमारा है होल बेस सिस्टम, तीसरा हमारा है लिमिट एंड फिट सिस्टम या इसी को डी ऑप्शन कह रहा है कि ऑल ऑफ द एबो, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन आपका था कि जब छिद्र की साइज को स्थिर करके यहाँ पर आपका फ्रेंड शाफ्ट होना चाहिए तो शाफ्ट के साइज को बदलकर भिन्न भिन्न प्रकार के फिट प्राप्त किए जाते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, इसको देख लीजिएगा। ये आपका बी होगा, यहाँ पर छिद्र की जगह आपका शाफ्ट फिक्स होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका शाफ्ट का साइज बदला जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है छिद्र का जो साइज है वो स्थिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जब शाफ्ट की साइज को स्थिर कर छिद्र के साइज को बदल कर
या भिन्न भिन्न प्रकार से फिट प्राप्त किए जाते हैं तो यह क्या कहलाती है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन है कि जब शाफ्ट की साइज को स्थिर कर छिद्र के साइज को बदल बदल कर भिन्न भिन्न प्रकार के फिट प्राप्त किए जाते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है। इसको हम होल बेस सिस्टम कहते हैं, शाफ्ट बेस सिस्टम कहते हैं, लिमिट एंड फिक्स फिट सिस्टम कहते हैं, या नन ऑफ द एबो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा शाफ्ट बेस सिस्टम, यानी कि जब हम शाफ्ट को फिक्स करेंगे तो शाफ्ट बेस सिस्टम होगा, और जब हम होल को फिक्स करेंगे तो वो हमारा होल बेस सिस्टम होगा। तो इसका आंसर याद करने का ट्रिक यही है कि जब आप शाफ्ट को फिक्स कर दोगे तो आपका शाफ्ट बेस सिस्टम होगा, और जब क्या करोगे आप होल को फिक्स करोगे तो वो आपका होल बेस सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है आपका ऑप्शन नंबर डी इस बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम कहेंगे शाफ्ट बेस सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनेक धातुओं को विद्युत प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन है कि अनेक धातुओं का विद्युत प्रतिरोध, क्वेश्चन देख लीजिए ये आपका क्या होगा। तो क्वेश्चन है अनेक धातुओं का जो विद्युत प्रतिरोध होता है क्या वह ताप परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। ये आपका क्या दिया गया स्टेटमेंट सही है या गलत है। इसका यस एंड नो में आप सभी लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका दिया गया है स्टेटमेंट कि अनेक धातुओं का विद्युत प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है, क्या ये आपका दिया गया स्टेटमेंट करेक्ट है या आपका ये फॉल्स है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये यहाँ पर आपका जो ये स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है ये आपका सही स्टेटमेंट है कि अनेक धातुओं का विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो ताप परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपका जो स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका है कि चिकनी अथवा अच्छी फिनिश वाली सतह का यंत्र की कार्य क्षमता तथा सेवा अवधि से सीधा संबंध है। तो यहाँ पर क्या आपका दिया गया स्टेटमेंट सही है या गलत है। यस एंड नो में आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका जो स्टेटमेंट दिया गया है एक बार फिर से पढ़ दूँ। स्टेटमेंट है कि चिकनी अथवा अच्छी फिनिश वाली सतह का यंत्र की कार्य क्षमता तथा सेवा अवधि से सीधा संबंध होता है। तो ये क्या आपका स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो इसका देख लीजिए ये भी आपका स्टेटमेंट जो है एकदम करेक्ट है। यहाँ पर आपका सही है ये दिया गया स्टेटमेंट आपका क्या था। स्टेटमेंट आपका कहता है कि चिकनी अथवा अच्छी फिनिश वाली सतह का यंत्र की कार्य क्षमता तथा सेवा अवधि से सीधा संबंध होता है। तो जी हाँ ये आपका डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। यदि आपकी जो सरफेस होगी वो अच्छी होगी तो यंत्र की कार्य क्षमता भी अधिक होगी और उसकी सेवा अवधि भी क्या होगी, अधिक होगी। तो ये आपका दिया गया स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चपटी सतह को यानी कि फ्लैट सरफेस को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन है कि चपटी सतह यानी कि फ्लैट सरफेस को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि जब सतहों को किसी दी हुई लंबाई के लिए विभिन्न बिंदुओं पर उनके बीच की लंबवत दूरी समान है तब उसको हम परिभाषित कर सकते हैं। बी ऑप्शन दे रखा है कि जब एक संपूर्ण यहाँ पर फ्रेंड्स चौरस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कि जब एक संपूर्ण चौरस सतह दूसरे समतल को 19 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करे तो यह प्रतिच्छेदन रेखा किसी भी स्थिति में चपटी सतह कहलाती है। सी ऑप्शन आपका दे रखा है कि जब किसी ज्यामितीय समतल से परीक्षण वाले तल के पथ के समांतर उसके बिंदुओं की लंबवत दूरी एक निश्चित मान से कम हो। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कि उपरोक्त में से सभी स्टेटमेंट जो हैं वो फ्लैट सरफेस को परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन आपका था कि फ्लैट सरफेस को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि जब किसी ज्यामितीय समतल से परीक्षण वाले तल के पथ के समांतर उसके बिंदुओं की लंबवत दूरी एक निश्चित मान से कम हो तो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो हमारी
चपटी सरफेस यानी कि फ्लैट सरफेस को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का है आपका कि दो रेखाएं जो किसी उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती हैं अथवा बढ़ाने पर मिलेंगी कि उनके बीच का अंतर क्या कहलाता है। तो ऑप्शन आपका नंबर ए दे रखा है सीधी रेखा कहते हैं, ऑप्शन बी दे रखा है तिरछी रेखा कहते हैं, ऑप्शन सी उसको कोण कहते हैं, या ऑप्शन डी आपका दे रखा है उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं, कॉमन पॉइंट कहते हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूं। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि दो रेखाएं जो किसी उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती हैं अथवा बढ़ाने पर मिलेंगी उनके बीच का अंतर क्या कहलाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब दो रेखाएं किसी उभयनिष्ठ पॉइंट पर मिलती हैं अथवा बढ़ाने पर मिलती हैं तो उनके बीच का जो अंतर है वो आपका कोण कहलाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी एंड हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट कर आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो थैंक यू फ्रेंड्स आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, थैंक यू।